हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 4 इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो 12th के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आपको 12th में अच्छे एग्ज़ाम लिख करके आना है, अच्छे मार्क्स लाना है, अगर आप इस बार 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है। आप जानते हैं चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये भी आप जानते होंगे पहले से कि सेम चार्ज के बीच रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। यानी अगर प्लस प्लस चार्ज है, सपोज कीजिए कि 2 प्लस चार्ज है एक दूसरे के नज़दीक, तो इसमें इस चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इसमें एक चार्ज को हम Q1 लिख सकते हैं, दूसरे चार्ज को Q2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों सेम साइन के सेम चिन्ह वाले अगर चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, यानी Q1 Q2 पर दूर की ओर फोर्स लगाएगा, उसी प्रकार से Q2 भी Q1 पर अपने से दूर की ओर फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगता है रेस्ट चार्ज के बीच, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब्स के नियम दिया गया है। तो कूलम्ब्स के नियम के अनुसार दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं वह फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और ये फोर्स चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ R डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज है, यानी दोनों आवेश के बीच की दूरी है ये R। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर अगर हम लोग इक्वल के साइन लिखेंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, जिसे हम लोग यहाँ K लिखते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक फार्मूला बन गया कूलम्ब्स लॉ से, जिसे हम लिखते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। इस तरह से ये स्क्वायर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को एक और दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के को हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ जो इप्सिलॉन नॉट है उसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। यानी कि ये इप्सिलॉन नॉट जो है ये चार्ज के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज के बीच खाली जगह है तो यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट लिखना है। अगर कोई मीडियम है, सपोज कीजिए वाटर है, तो यहाँ इप्सिलॉन W हो जाएगा। और हर मीडियम के लिए इप्सिलॉन का मान अलग अलग होते हैं, परमिटिविटी का मान अलग अलग होते हैं। इसको हिंदी में विद्युतशीलता बोलते हैं। तो आप निर्वात की विद्युतशीलता, खाली जगह के लिए विद्युतशीलता का मान याद रखना चाहिए आपको। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और ये भी ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा जा चुका है। इसकी यूनिट भी याद रखना है। इसकी यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस वैल्यू को रख करके हम K का मान अगर निकालें, यानी K इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है, तो अगर K का मान निकालते हैं तो आता है 9 इंटू 10⁻⁹ फ्री स्पेस के लिए, यानी वैक्यूम के लिए। लेकिन K का डिफरेंट यूनिट होगा। K का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ समझ गए। कूलम्ब्स लॉ को हम लोग लिखेंगे कैसे एग्जाम में? हम लोग अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लग रहे वैद्युत स्थैतिक बल दोनों आवेश के गुणनफल और दूरी के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिए,
इस नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लग रहे वैद्युत स्थैतिक बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को अंग्रेजी में बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये था कूलम्ब्स लॉ। अब नेक्स्ट हम लोग, ये था फर्स्ट लॉ जिसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। सेकेंड नंबर में हमने लिखा है यहाँ पर गॉस लॉ। तो अब जानते हैं कि गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ स्टूडेंट्स, गॉस लॉ हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए यूज करते हैं क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस यानी वैसा सरफेस जो चारों तरफ से बंद है, जैसे कोई स्फीयर है या फिर कोई सिलेंडर है, कोई क्यूबॉइड है, क्यूब है, घन है, घनाभ है, इस तरह के बंद सरफेस हो और इसके अंदर कुछ चार्ज मान लो पड़ा है Q1 Q2, कुछ चार्ज बाहर भी हो सकता है। तो इन चार्ज के कारण इस क्लोज सरफेस के पृष्ठ से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के लिए ये नियम है। ये नियम कहता है कि किसी क्लोज सरफेस के पृष्ठ से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड नेट चार्ज और परमिटिविटी ऑफ मीडियम के रेशियो के बराबर होता है, यानी फाई इक्वल टू होता है Q0/ε0। एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि जब हम नेट चार्ज निकालते हैं तो सरफेस के अंदर जो क्लोज्ड आवेश है उसको हम लोग उसकी अलजेब्रिक सम निकालते हैं, यानी उसको चिन्ह के साथ ऐड कर देते हैं तो नेट चार्ज निकल जाता है। बाहर के चार्ज को हमें नहीं लेना है, केवल अंदर के चार्ज को जोड़ करके और ε0 से भाग दे देंगे तो हमें क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। तो अगर हमें गॉस लॉ लिखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 12th के एग्ज़ाम के लिए, तो गॉस लॉ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर बंद कुल आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface is equal to net charge enclosed inside the surface and permittivity of medium। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ आप 10th में भी पढ़े हैं, तो अब हम लोग एम्पियर्स लॉ के बारे में जानते हैं। एम्पियर्स लॉ कहता है कि यदि सपोज़ कीजिए कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है ऐसे और इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है। तो आप जानते हैं करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। अगर मान लीजिए इस कंडक्टर का कुछ नाम दे दें AB और करंट यहाँ A से B की ओर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि A पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा और B पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो एम्पियर्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, बट द कंडक्टर शुड बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोर का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहाँ भी प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं जिसे हम लोग यहाँ R लिखते हैं और इस R को यहाँ रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस कंडक्टर के मटेरियल, उसके टेम्परेचर और उसके साइज पर डिपेंड करता है और रेसिस्टेंस करंट को रोकने का कार्य करता है, यानी करंट के प्रवाह का विरोध करता है। तो ये था एम्पियर्स लॉ। लास्ट है किरचॉफ्स लॉ। ये हम लोग थर्ड लॉ पढ़ रहे थे, एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट है और लास्ट है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो रूल हैं।
एक फर्स्ट रूल है जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट रूल या जंक्शन रूल। तो पॉइंट रूल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी पॉइंट पर ऑन इनकमिंग करंट का जोर उस पॉइंट से निकलने वाले यानी आउटगोइंग करंट के जोर के बराबर होता है। यानी इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये फर्स्ट है। इस नियम फर्स्ट जो है किरचॉफ्स का पॉइंट रूल, इसके अनुसार कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर आने वाले विद्युत धाराओं के जोड़ उस बिंदु से निकलने वाले कुल विद्युत धाराओं के जोड़ के बराबर होता है। इसके जो लॉ है जिसको हम पास नियम या लूप रूल कहते हैं, तो लूप रूल कहता है कि किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम या सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0। तो ये था 4 इम्पोर्टेंट लॉ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।